हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 12th की किताब रेनबो पार्ट 2 के पोइट्री सेक्शन के चैप्टर नंबर 2 सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जो जिसे वॉल्ट विटमैन ने लिखा था, उसकी आज हम लोग जो है उस पोएम को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले वॉल्ट विटमैन की जीवनी के बारे में हम लोग जो डिस्कस करेंगे लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करके। फिर उसके बाद जो है जो पोएम है उसको भी हम लोग लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वॉल्ट विटमैन की जीवनी को देखते हैं। वॉल्ट विटमैन 1819 टू 1892, यानी कि वॉल्ट विटमैन जो थे वो 1819 ईस्वी में इनकी जो है क्या हुई, पैदाइश हुई, मतलब इनका जन्म हुआ, और 1892 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। द पीपल्स पोएट, पीपल्स मतलब कि लोगों का पोएट, मतलब लोक कवि। द पीपल्स पोएट का मतलब क्या हो गया, लोक कवि, यानी कि ये क्या थे, एक लोक कवि थे। इज़ परहैप्स द मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी फिगर्स, शायद सबसे अधिक विशिष्ट, विशिष्ट का मतलब होता है खास, तो सबसे जो खास जो था, सबसे अधिक विशिष्ट जो है साहित्यिक हस्ती थे कौन, दैट अमेरिका हैज़ एवर प्रोड्यूस, जिसे अमेरिका ने कभी जन्म दिया था। ये जो सबसे विशिष्ट, मतलब कि पोएट तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ पोएट ऐसे होते हैं जो कि ख़ास होते हैं, कुछ पोएट ऐसे होते हैं जो कि विशिष्ट होते हैं। उसमें से एक जो था वो कौन था, वॉल्ट विटमैन थे। ही बिगेन वर्किंग एज अ कारपेंटर। देखिए, हर इंसान की ज़िंदगी जो होती है वो तकलीफ़ से, जो अच्छा इंसान होता है, जो समझदार इंसान होता है, उसकी ज़िंदगी जो है तकलीफ़ से भरी हुई रहती है। तो देखिए, ये जो थे वॉल्ट विटमैन, ही बिगेन वर्किंग, यानी उन्होंने काम करना जब स्टार्ट किया, लड़कपन बचपन से जब अब कमाने लगे, तो कैसे काम किया उसने, बिगेन एज अ कारपेंटर, यानी कि एक कारपेंटर के तौर पे इन्होंने काम किया। कौन, वॉल्ट विटमैन। बिफोर हिज 12th बर्थडे, यानी कि और एक भी चीज़ और देखिए कि बाढ़ में जो उनकी बर्थडे थी उससे पहले, मतलब 11 साल की उम्र से इन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया। और सबसे पहले क्या किया, कारपेंटर किया। और आज ये शख्स क्या है, अमेरिका के जो कैनन होते हैं, मतलब जो पोएट कैनन होता है, अमेरिकन कैनन, उसका ये, उसमें जो बहुत ही गिने चुने और ख़ास जो कवि होते हैं उसको रखा जाता है। उसमें से एक व्यक्ति कौन है, वॉल्ट विटमैन है। तो देखिए, स्टार्टिंग किया कारपेंट्री से और बने कितने बड़े महान। ही ऑल्सो वर्क एज अ प्रिंटर। प्रिंटर का मतलब वो व्यक्ति जो प्रिंट करता है, जैसे मैं किताब प्रिंट करवाता हूँ तो उसको जो प्रिंट करने का काम करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंटर कहते हैं। तो इन्होंने जो है कारपेंटर का भी काम किया, प्रिंटर का भी काम किया, टीचर्स का भी काम किया, मतलब ये शिक्षक भी रहे, एंड एडिटर। और जो है अखबार के अंदर जब पूरा संपादन हो जाता है पूरा अखबार को, तो उसको जो देखने का काम करता है, कौन सा जो खबर कहाँ पे लगाया जाता है, उसे एडिटर कहते हैं। तो ये इन्होंने एडिटर का भी काम किया, पहले कारपेंटर, फिर प्रिंटर, फिर टीचर, और फिर उसके बाद जो है एडिटर का काम किया। वाज वॉल्टियर नर्स ड्यूरिंग सिविल वॉर, और जब अमेरिका के अंदर सिविल वॉर हुआ तो उसके अंदर ये स्वयं सेवी, वॉल्टियर स्वयं सेवी, तो वॉल्टियर बने क्या चीज़, नर्स। नर्स का मतलब होता है वो व्यक्ति जो किसी व्यक्ति की सहायता करे, हेल्प करे, किसी बीमार की जो है मदद करे। तो उसमें औरत भी होती है, मर्द भी होती है। नर्स जो होता है, इट इज़ यूज फॉर बोथ, फॉर मेल ऑल्सो एज वेल एज द फीमेल वन। तो इन्होंने क्या किया, नर्स का काम किया। कब, सिविल वॉर जब हुआ तो उन्होंने जो है वॉलंटियर, स्वयंसेवी रूप में, मतलब खुद से जाकर जो है खुद को बिना पैसे के उन्होंने जो काम किया सिविल वॉर में एज अ नर्स। विटमैन पोइट्री, विटमैन की जो कविता है, ऑल ऑफ विच इज़ कलेक्टेड इन लीव्स ऑफ ग्रास, जो वॉल्ट विटमैन की कविता है वो किसके अंदर सबको कलेक्ट किया गया है, सबको रखा गया है, सबको जो है एक जगह समायोजित किया गया है, वो है लीव्स ऑफ ग्रास नाम की एक किताब है। उसके अंदर वॉल्ट विटमैन की सारी कविता को जो है क्या किया गया है, एकत्रित किया गया है। इज़ नोन फॉर इट्स फ्री रिदम्स एंड लैक ऑफ रिदम, वो अपनी मुक्त लय और तुकबंदी की कमी के लिए जाने जाते हैं। वॉल्ट विटमैन फर्स्ट पब्लिश्ड इट, यानी कि वॉल्ट विटमैन ने इसे पहली बार जो है, मतलब ये जो कविता की किताब है लीव्स ऑफ ग्रास, उसको पब्लिश किया गया एट हिज ओन एक्सपीरियंस इन 1855, यानी कि 1855 में अपने घर से प्रकाशित किया गया। और हकीकत देखिए, मेरी किताब अगर आप देखेंगे तो पूरी यूट्यूब पे पूरी पब्लिकेशन में सबसे बेहतरीन किताब है। और इस किताब को मैंने
3 पब्लिकेशन से बात किया। एक है आपको भारती पब्लिकेशन, विद्या पब्लिकेशन और कॉन्सेप्टम। मैंने तीनों पब्लिकेशन को दिया और तीनों पब्लिकेशन क्या बोला मालूम है आपको कि 1 लाख रुपया ले लीजिए, 1.5 लाख रुपया ले लीजिए और एक किताब हमको दे दीजिए। मतलब कहने का मतलब होता है कि जो भी व्यक्ति जो पहली किताब छपवाता है, तो किताब छपवाना जो है वो बहुत बड़ी बात होती है। या तो आप फेमस हैं या बहुत बड़े कॉलेज के अगर प्रोफेसर हैं, आप घटिया से घटिया किताब निकालिएगा तो आपकी किताब जो है कोई भी पब्लिकेशन वाला छाप देगा। लेकिन अगर आपने बहुत ही बेहतरीन किताब भी निकाली है लेकिन आप गुमनाम हैं, आपका कोई नाम नहीं है, तो आप कितना भी बेहतरीन किताब निकालते हैं तो वो किताब प्रिंटर वाला कभी नहीं छापेगा आपको। अगर प्रिंटर वाले को लगता है कि ये किताब अच्छी है तो वो क्या करेगा, आपको कुछ पैसा देकर उस किताब को, कंटेंट को खरीद लेगा। आप जो देखते होंगे बहुत बड़े राइटर्स हैं, नॉवेल लिखते हैं, वो क्या करते हैं, वो करोड़ों में, लाखों में जो है दूसरे की जो नॉवेल होती है उसको खरीद लेते हैं। जो फिल्म के अंदर जो गाना, जो बड़े बड़े जो लिरिस्ट होते हैं, जैसे बड़े बड़े जो लिरिस्ट हैं हिंदी के, वो क्या करते हैं कि अपने खुद से गाना लिखते हैं? कभी नहीं। वो क्या करते हैं, जो लोग उसके पीछे उससे गाना दिखवाने आते हैं उसकी गाने को वो ख़रीद लेते हैं कुछ पैसा देकर और फिर उसको अपने नाम से जो पब्लिश कर देते हैं। तो ये जो धांधली होती है, तो इन्होंने क्या किया कि जब इनकी किताब लीव्स ऑफ ग्रास जब पहली बार इन्होंने पब्लिश किया तो वो अपने पैसे से पब्लिश किया, ठीक है। हाउएवर, हालांकि द फ्री फॉर्म ऑफ द पोएम, कविता की जो मुक्त रूप है, एंड द जॉयफुल डेडिकेशन टू द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल, और व्यक्ति के महत्व की जो हार्सित समर्पण को दिखाया गया उसके अंदर, वाज नॉट वेल रिसीव एट फर्स्ट, यानी पहले अच्छी तरह से स्वीकार नहीं किया गया। यानी कि कोई भी चीज़ को पहली बार अगर मार्केट में कुछ नया चीज़ लेकर आइएगा तो आपको कभी भी स्वीकारा नहीं जाएगा। जैसे हमारी किताब है, ये किताब पहली किताब है बिहार के अंदर, सबसे पहला किताब है, लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन किया हुआ किताब है। और जितना, हालांकि ऐसा नहीं है, हमारे पास मोर देन 30,000 किताब हमने जो सेल आउट किया है पूरे बिहार के अंदर, और आई एम थैंकफुल टू ऑल द टीचर्स हु हैज़ सो द बिलीफ ऑन मी। तो उनको मैंने 30,000 किताब, लेकिन ये किताब एक ऐसी किताब है, अगर मार्केट के अंदर इसको निकाली जाए, अगर अच्छी तरह से पब्लिश की जाए तो ये लाखों में बिकेगी। लेकिन पहली बार कोई भी चीज़ आप कीजिएगा, कोई भी इम्प्लीमेंट कीजिएगा, तो वो किताब जो है आपका पहली बार में जो है ज़्यादा क्वांटिटी में या फिर पहली बार में लोग उस पर एतमाद नहीं करेंगे। तो उसी तरह लीव्स ऑफ ग्रास जो थी, वो उस किताब को जब पब्लिश अपने पैसे से किया वॉल्ट व्हिटमैन ने, तो उन्होंने क्या किया कि खर्च करके अपना पैसे से जब पब्लिश किया तो पहली बार में उस किताब को स्वीकार नहीं किया गया मार्केट के अंदर। इनफैक्ट वास्तव में हिज कलेक्शन ऑफ पोएम कॉस्ट वॉल्ट व्हिटमैन जॉब, और इसकी जो कविता की किताब जो थी लीव्स ऑफ ग्रास, उसकी वजह से क्या हुआ कि वॉल्ट व्हिटमैन का जो जॉब था उसको भी खा गया ये कविता की किताब। यानी किताब जैसे निकाला तो उसका जो जॉब था, जो काम कर रहे थे, उसको भी मतलब कुछ ऐसा ऑब्जेक्शन आया होगा जिसकी वजह से उसका जॉब भी चला गया। एज टू बी ऑप्शंस, क्योंकि उसमें उसे अश्लील माना गया। मतलब कोई भी चीज़ को पहली बार आप देखिएगा ना तो लोगों की सोच एक बन जाती है, मेंटलिटी बन जाती है, बस उसी फ्रेम के अंदर लोग सोचने लगते हैं, कुछ उससे अलग नहीं सोचते हैं। और जिसकी वजह से क्या होता है कि कोई दूसरा आदमी अगर अलग सोचना भी स्टार्ट करे तो दिमाग में जो है खुरेपाती भर जाती है लोगों की, और जो है उसको जो है नकारने की कोशिश करते हैं। जब नकारना ख़त्म हो जाता है इंसान का, तब जाके जो है फिर लोग उसे अपना लेते हैं। तो क्या हुआ, उसके अंदर ये बताया गया कि इसके अंदर अश्लीलता को जो है दर्शाया गया है, ठीक है। ऑप्शंस का मतलब क्या होता है? ऑप्शंस का मतलब होता है अश्लीलता। समझ में आ गया? इन 1881 आफ्टर मेनी एडिशन, कई संस्करणों के बाद 1881 में लीव्स ऑफ ग्रास फाइनली फाउंड अ पब्लिशर विलिंग टू प्रिंट इट अनसेंसर्ड। लीव ऑफ ग्रास को एक पब्लिशर मिल गया, मतलब कि जो प्रिंटिंग करता है ना, जो किताब वगैरह छापता, पब्लिकेशन हाउस होता है, उसको पब्लिशर कहते हैं। तो एक पब्लिकेशन ने विल का मतलब होता है गागेगी, और विल का मतलब होता है इच्छा जताना, इच्छा जो होता है उसको कहते हैं। तो एक पब्लिशर मिल गया जिसने इच्छा जताया कि इसको प्रिंट करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे? अनसेंसर्ड, यानी कि बिना सेंसर, यानी काट छाट के, मतलब कि इसमें कोई सेंसर नहीं करेंगे। सेंसर जैसे फिल्म बनती है, तो फिल्म बनती है 3 घंटे की फिल्म होती है, उसमें बहुत ऐसे सीन होते हैं जो कुछ लोग बैठते हैं उसको छांट देते हैं, भले वो इम्पोर्टेंट हो या ना हो, लेकिन फिर भी उसमें से उस सीन को काट देते हैं। तो उसको क्या कहा जाता है? सेंसर किया जाता है। तो एक पब्लिशर मिला बहुत बार उसमें चेंजेस करने के बाद 1881 में, जिसने जो तैयार हुआ, जिसने जो राजी हुआ कि अनसेंसर यानी बिना काट छाट के, मतलब इसके अंदर जो किताब है उस किताब को एज इट इज़ इसको जो है पब्लिश करने को राजी हो गया।
इन 1881 1881 में ट्रांसलेशन ऑफ दिस कलेक्शन वेयर इंथेस्टिकली रिसीव्ड इन यूरोप। इस संग्रह का मतलब जो लीव्स ऑफ ग्रास की किताब है उसका अनुवाद यूरोप में जो है उत्साहपूर्वक स्वागत किया गया। मतलब कि जो किताब जब पब्लिशर ने जब छापा तो उत्साहपूर्वक जो है इसको स्वागत किया गया। अब देखिए इसका जिगता जागता सबूत मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जब मैं किताब जैसे मैं किताब बनाया हूँ अपना, तो इसके अंदर क्योंकि कोई पब्लिकेशन नहीं है, मैंने सेल्फ पब्लिशिंग ये किताब निकाली है, तो उसमें परेशानी क्या होती है? परेशानी ये होती है कि कहीं डर लगा रहता है आदमी को। जब पब्लिशर मिल जाता है तो उस किताब का वैल्यू कुछ और हो जाता है, और अगर आपने सेल्फ पब्लिशिंग करके किताब निकाली तो उसका वैल्यू कुछ और हो जाता है। मतलब सेल्फ पब्लिशिंग में किताब में लोगों को डर रहता है कि क्या ये किताब जो है सो मतलब अच्छा है या ख़राब है, इसके अंदर कुछ मतलब कंटेंट सही है कि नहीं है, ये चीज़ होती है। लेकिन अगर पब्लिशर अगर उसको छापता है तो उसमें क्या होता है, आदमी को यकीन होता है किताब अच्छा ही होगा। लेकिन आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आप पब्लिकेशन की किताब उठा लीजिए और मेरी किताब एक उठाइए, गारंटी देता हूँ कि मेरी किताब ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। लेकिन बात ये होती है कि इसमें क्या होता है, आपको बनाना पड़ता है, ट्रस्ट बिल्डिंग करनी पड़ती है जब आप अकेले होते हैं। लेकिन अगर आपकी किताब ने अगर वेल रिसीव हो गई, मतलब कि बहुत से अच्छे लोग जो है उसको उठाने लगे, किताब को जब देखा, तो फिर वो लोग जो है दूसरी किताब अच्छी नहीं लगेगी उसको। तो इस तरह से जब पब्लिशर जिस किताब को मिल गया, मतलब लीव ऑफ ग्रास को, तो उससे क्या हुआ कि बहुत जो है उत्साहपूर्वक यानी बहुत जो है सो ज़ोर शोर से उस किताब को ख़रीदा जाने लगा। बट विटमैन रिमेन रिलेटिवली अनएप्रिशिएटेड इन अमेरिका। लेकिन अमेरिका में विटमैन जो थे वो अपेक्षाकृत सराहना नहीं की गई। मतलब अमेरिका के अंदर उसको जैसे होता है ना, अपने घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, तो अमेरिका के ये थे। लेकिन अमेरिका के अंदर इसकी किताब जो है सबसे बेकार किताब, मतलब उसकी किताब को कोई नहीं उठाता था। लेकिन यूरोप जैसे मान लीजिए जर्मनी हो गया, नीदरलैंड हो गया, यूक्रेन वगैरह हो गया, तो उस सब में जब किताब को ट्रांसलेट करके दिया गया तो उसकी किताब को बहुत ज़्यादा जो है लोगों ने पसंद किया। इट वॉज ओनली आफ्टर हिज डेथ, उनकी मृत्यु के बाद ही, दैट ही कुड विन अप्रिशिएशन इन अमेरिका। और मृत्यु के बाद ही जो है अमेरिका के अंदर जो है क्या हुआ कि उनको जो है क्या मिला, प्रशंसा मिला। मतलब लोगों ने उनकी किताब को पढ़ना स्टार्ट किया। और ये देख लीजिएगा, मिर्ज़ा गालिब की जीवनी के ऊपर बहुत सारी धारावाहिक बनी हुई है। जब तक गालिब थे तब तक ज़िंदगी का एक टाइम का खाते, दूसरे टाइम का उसको जो है पता नहीं, मतलब रहता कि खा पाएंगे कि नहीं खा पाएंगे। लेकिन जब मर गए तो इंडिया के अंदर, इंडिया सब कॉन्टिनेंट मतलब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इसमें सबसे बेहतरीन अगर कोई कवि है तो मिर्ज़ा गालिब, मतलब जो गालिब है उसको माना जाता है। तो उसी तरह जो अच्छे लोग होते हैं वो मरने के बाद जो उसकी एहसास होती है उसका इम्पोर्टेंस होता है। फॉर हिज ओरिजिनल एंड इनोवेटिव एक्सप्रेशन ऑफ अमेरिकन इंडिविजुअल, यानी कि जो अमेरिकी मूल है और जो अभिभाव है उसकी अभिव्यक्ति के लिए जो है अमेरिका में वॉल्ट व्हिटमैन को सराहना की गई। कब? जब वो मर गए तब। हिज इम्पॉर्टेंट वर्क इंक्लूड लीव्स ऑफ ग्रास 1855, उनकी महत्वपूर्ण कार्य में, मतलब उनकी महत्वपूर्ण किताबों में लीव्स ऑफ ग्रास जो है 1855 में वो जो है महत्वपूर्ण है। और ड्रम्स ट्रैप करके जो 1866 में इन्होंने एक किताब लिखी थी वो भी शामिल है। समझ में आ गया? तो इस तरह से हमने जो ट्रांसलेट किया, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया वॉल्ट व्हिटमैन की जीवनी के बारे में। अब हम लोग जो है ट्रांसलेशन करते हैं वॉल्ट व्हिटमैन की जो कविता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का। देखिए, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, मैं स्वयं मनाता हूँ उत्सव और मैं स्वयं गीत गाता। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ का मतलब क्या हुआ? मैं स्वयं मनाता हूँ उत्सव, मैं स्वयं हूँ गीत गाता। एंड वाट आई अज्यूम, अज्यूम का मतलब धारण करना या मान लेना, तो वाट आई अज्यूम यू शैल अज्यूम, यानी तुम भी धारण वही करोगे जो मैं धारण करता। मतलब यहाँ पे जो है डिफ्रेंशिएट बताया जाता है। यानी ये जो कविता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के अंदर, उसके अंदर ये जो थे वॉल्ट व्हिटमैन, वो जो काले लोग थे जिसमें डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग ने जो दास प्रथा थी अमेरिका के अंदर, उसके ये जो है पक्षधर नहीं थे, ये खिलाफ थे। हालांकि ये वाइट थे लेकिन फिर भी ये जो क्या थे उसके खिलाफ थे। तो ये जो है एक एप्रिशिएशन जो है काले लोगों की तरफ जो है मुखातिब होकर कहा जाता है, उसकी तरफ जो उसको इंडिकेट करके कहा जाता है कि तुम में और मेरे में क्या अंतर है। तुम भी, यानी कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, मैं भी स्वयं मनाता हूँ उत्सव और तुम भी जो है मैं स्वयं ही गीत गाता हूँ। मतलब कि उसके अंदर ये बताने की कोशिश की जाती है कि कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करो,
खुद ही जो है दुनिया को रचने की कोशिश करो। स्वयं मनाता हूँ मैं उत्सव और स्वयं हूँ गीत गाता, मतलब कि हमें दूसरे की ज़रूरत नहीं होती है। सेल्फ जो आत्मनिर्भर का जो कॉन्सेप्ट है इसके अंदर बयान किया गया है। एंड व्हाट आई अज्यूम यू शैल अज्यूम, तुम भी धारण वही करोगे जो मैं धारण करता। फॉर एवरी एटम बिलोंग टू मी एज गुड बिलोंग टू यू, यानी कि वो हर कण, एटम का मतलब क्या होता है कण, तो वो हर कण यानी कि जो शक्ति है जो मुझ में वास करती है, मतलब मेरे अंदर रहती है, उतनी ही अच्छी तरह तुम में भी रहती है। आई लोफ एंड इन्वाइट माई सोल, लोफ का मतलब क्या हुआ, लोफर, लोफर का मतलब क्या हुआ, आवारा गर्दी करना, मतलब बिना काम के कहीं घूमने चले जाना, तो इस लोफ से बना है लोफर, समझ में आ गया। तो आई लोफ, लोफ का मतलब होता है बिना काम धंधे के बिना काम धंधे के इधर उधर घूमते रहना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लोफ करना, ठीक है। वाई आर यू लोफिंग हियर, यानी यहाँ तुम आवारागर्दी क्यों कर रहे हो, यहाँ बिना काम के तुम क्यों बैठे हुए, यहाँ घूम फिर क्यों रहे हो, समझ में आ गया। तो आई लोफ का मतलब क्या हुआ, मैं जो है घूमता रहता हूँ। एंड इन्वाइट माई सोल, यानी आमंत्रित कर अपनी आत्मा, घूमा करता रुचि अनुकूल, यानी कि मेरी जहाँ भी रुचि होती, मेरी जहाँ भी चाहत होती, वहाँ मैं घूमता रहता हूँ बिना काम धंधे के। I lean and loaf at ease observing a sphere of summer grass. I lean का मतलब क्या होता है, झुकना। लीन का मतलब क्या होता है, झुकना। जैसे मान लीजिए कि आपका पेन गिर गया ज़मीन पे, तो आप झुक कर उठाते हैं, तो उस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, लीन कहते हैं। लोफ का मतलब तो हम आपको बता ही दिए यहाँ पे, लोफ का मतलब जो है घूमना बिना काम धंधे के। तो आई लीन एंड लोफ एट माई ईज, ईज का मतलब देखिए ईज एंड अटेंशन। जैसे आपको देखें पुलिस में जब आपका एक्सरसाइज करवाया जाता है तो उसके अंदर कहा जाता है ईज एंड अटेंशन। ईज का मतलब होता है आराम, शरीर को आराम दो। अटेंशन का मतलब है शरीर को जो है ध्यान देना। तो ईज का मतलब क्या हुआ, आराम करना, मतलब कि ईज का मतलब होता है अपनी इच्छा के अनुसार, ठीक है। तो आई लीन एंड लोफ एट माई ईज, यानी मैं अपनी इच्छा के अनुसार जो है मैं क्या करता हूँ, झुक जाता हूँ और घूमता रहता हूँ। ऑब्जर्विंग अ स्फीयर ऑफ समर ग्रास, समर ग्रास का मतलब होता है दुभी। दुभी समझते हैं, दुभी जो होता है एक हरा घास होता है, जो बरसात का जो मौसम होता है उसके अंदर आंगन वगैरह में उगता है। तो ये जो लेखक है वो कहता है मैं झुक जाता हूँ, मैं घूमता फिरता हूँ और मैं झुक के देखता रहता हूँ क्या कर, ऑब्जर्व करना मतलब देखना, मैं झुक के देखता रहता हूँ क्या चीज़, स्फीर। स्फीर का मतलब होता है जो फुनगी होता है, उसका जो ऊपर वाला जो भाग होता है, जो सूल होता है, मतलब कि जो सुल्फा निकला रहता है, उसका जो ग्रास का जो सूल होता है, सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है, उसको मैं देखता रहता हूँ। मतलब झुक जाता हूँ और देखता सहज भाव से घूम घूम कर ग्रीष्म काल के दूब का शूल, यानी कि मैं अपनी इच्छा अनुसार भटकता हूँ, आराम करता हूँ और ग्रीष्मकालीन जो घास है उसकी फुनगी को देखता रहता हूँ। माई टंग एवरी ऑटम ऑफ माई ब्लड, मेरा टंग मतलब मेरी जीवा, मेरा जवान है ना, एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, और मेरे लहू के कण कण, फॉर्म्ड मतलब बना है, किसी चीज़ से मिलकर बनना मतलब फॉर्म्ड करना, ठीक है। तो फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉइल दिस एयर, यानी इस मिट्टी से और इस हवा से बनी है, मतलब अमेरिका की मिट्टी और अमेरिका की हवा से जो है मेरा जवान और मेरी जो बॉडी, मेरी जो लहू है, मेरा जो खून है, उसका कण कण इसी मिट्टी से, इसी हवा से बनी है। बॉर्न हियर ऑफ पेरेंट, बॉर्न हियर फ्रॉम द पेरेंट द सेम, देयर पेरेंट द सेम। देखिए बॉर्न हियर फ्रॉम द पेरेंट्स, यानी मैं अपने बाप दादा से, मैं अपने बाप से और माँ से, पेरेंट्स का मतलब माँ बाप, तो मैं अपने माँ बाप से यहाँ बॉर्न हुआ हूँ। हियर, बॉर्न हियर ऑफ पेरेंट्स, यानी मैं अपने माँ बाप से यहाँ पैदा हुआ हूँ। बॉर्न हियर फ्रॉम देयर पेरेंट्स द सेम, और मेरे माँ बाप जो है वो क्या है, उसके पेरेंट्स जो थे, उसके जो माँ बाप थे, यानी मेरे दादा दादी थे, उससे बॉर्न हुआ यहाँ पे। एंड देयर पेरेंट्स द सेम, और उसके जो पेरेंट्स यानी मेरे जो दादा दादी थे, वो उसके पेरेंट्स जो थे, मतलब उसके जो बाप दादा थे, यानी मेरे परदादा परदादी, उससे यहाँ पे बॉर्न हुए हैं। मतलब देखिए यहाँ जन्म लिया अपने माता पिता से, और उसने भी इसी तरह अपने माता पिता से जन्म लिया, जिसके माता पिता भी अपने माता पिता से जन्म लिया। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि मैं अपने लेखक अपने माता पिता से जन्म लिया, और उसके जो माता पिता थे वो जो है उसके माता पिता यानी दादा दादी से जन्म लिया, और जो मेरे दादा दादी थे यानी लेखक के जो दादा दादी थे, उसने जो है उसके परदादा परदादी से जन्म लिया। समझ में आ गया। आई नाउ 37 ईयर ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन, मैं नाउ अभी 37 ईयर्स ओल्ड, मैं अभी हूँ कितना, 37 मतलब 37 साल का हूँ। इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन, और मेरी स्वास्थ्य की जो मेरी जो स्वास्थ्य जीवन की जो है ये शुरुआत है, मतलब मैं बहुत ही जवान हूँ। 40 साल तक आदमी जवान रहता है,
तो लेखक कहते हैं मैं अभी 37 साल का हूँ और मैं अभी मेरी जो स्वास्थ्य जीवन है उसकी शुरुआत हुई है। तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि व्हाट इज़ द एज ऑफ द पोएट्स ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी जो पोएट है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की उसकी एज क्या है। तो हीज एज इज़ 37, मतलब कि 37 साल। वाल्ट व्हिटमैन की जो जन्म की जो एज है जब वो पोएम लिख रहे थे उस वक्त कितना समय उसका जो था जो उम्र थी वो थी 37 साल। समझ में आ गया। होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, उम्मीद करता हूँ। टू सीज कर लेना मतलब कब्जा कर लेना। तो ये जो है मेरी जो हेल्थ है, परफेक्ट हेल्थ, अभी जो हेल्थ जैसा मेरा है वो मरते दम तक क्या होगा, सीज नहीं होगा। होपिंग, उम्मीद करता हूँ कि वो जो है सीज नहीं होगा, मतलब उसको कब्जा नहीं किया जाएगा, मतलब कि कुदरत जो है, प्राकृतिक जो है उसको कब्जा नहीं करेगी। उम्मीद कर रहा हूँ कि मरते दम तक ये स्वास्थ्य इसी तरह रहेगा। अब इसके नीचे की जो पंक्ति है उसको समझने के लिए यहाँ पे जो है नीचे में मतलब नोट्स है उसको समझिएगा, तभी समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो पहले पंक्ति को पढ़ लेते हैं, ट्रांसलेशन कर लेते हैं, फिर उसके बाद उस नोट्स को समझाते हैं। देखिए यहाँ पे इस पंक्ति को समझने के लिए नीचे दिए नोट्स को ध्यान से पढ़े। ठीक है, क्रीड्स एंड स्कूल इन अबेंस। क्रीड्स का मतलब क्या होता है, क्रीड का मतलब होता है सोच। ठीक है, और स्कूल का मतलब होता है जो पंथ। जैसे हम कहेंगे देयर आर, अब एक एग्जाम्पल हम देते हैं। इस्लाम के अंदर 2 स्कूल ऑफ थॉट्स है। पहला स्कूल ऑफ थॉट्स क्या है, सिया स्कूल ऑफ थॉट्स। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट्स क्या है, सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट्स, यानी कि विचारधारा, पंथ, उसको कहते हैं। समझ में आ गया। स्कूल्स का मतलब होता है, स्कूल मतलब कि आपको जो विद्यालय उसको भी कहते हैं, और स्कूल ऑफ थॉट्स का मतलब क्या हो गया, विचारधारा, पंथ जो होता है उसको कहते हैं। जैसे कबीर पंथ होता है, तो हिंदू धर्म के अंदर भी हो गया कबीर पंथ हो गया, और दूसरा भी होगा इसके अंदर, हमें नहीं मालूम है इसकी वजह से। तो ये स्कूल ऑफ थॉट हो गया, मतलब जो पंथ या विचारधारा उसको कहते हैं। तो क्रीड एंड स्कूल इन अवेंस, अवेंस का मतलब क्या होता है, दुविधा। तो सोच और पंथ की दुविधा में retiring back a while sufficed at what they are but never forgetting। retiring back है ना, retiring back while sufficed, ठीक है, at what they are but never forgetting, यानी थोड़ी देर के लिए भूल जाना ही काफ़ी है कि वे सोच और जो पंथ है क्या है, लेकिन कभी भुलाया नहीं जा सकता। आई हार्बर फॉर गुड्स और बैड, मैं अच्छी खराब सबका विश्वास रखता हूँ, यानी अच्छी चीज़ है उस पर भी विश्वास रखता हूँ और जो खराब चीज़ है उस पर भी विश्वास रखता हूँ। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हज़ार्ड, मुझे आज़ादी है यानी कि स्वतंत्रता है स्वतंत्र रूप से बोलने की। नेचर विदाउट चेक इट ओरिजिनल एनर्जी, यानी कि जैसे नेचर होता है, अगर चाहे तो बारिश बरसा दे, अगर चाहे तो मौसम साफ़ कर दे, उसी तरह मेरे ऊपर है, मैं अपनी मर्ज़ी से जो भी होता है, जो भी चीज़ होती है उस पर मैं आज़ादी से बोलता हूँ, अपनी मूल ऊर्जा में, प्राकृतिक की तरह। आप देखिए ये लाइन आपको समझ में नहीं आया होगा, समझिए इस लाइन में क्या कहते हैं, पहले इसको पढ़ लेते हैं उसके बाद देखिए नोट्स। द पोएट हैज़ हिज क्रिश्चियन अपब्रिंगिंग, यानी जो पोएट है उसकी जो अपब्रिंगिंग हुई है, मतलब उसका जो जन्म हुआ है वो कहाँ हुआ है, क्रिश्चियनिटी में, मतलब क्रिश्चियन में पैदा हुआ है, क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुआ है। रिटायरिंग इन द बैक ऑफ हिज हेड, और उसके जो दिमाग में, जैसे मान लीजिए मैं मुस्लिम हूँ तो मेरे दिमाग में मैं लाख कोशिश कर लूँ, लेकिन जो धर्म होता है, समाज होता है, सोसाइटी होता है, हमारा जो परिवार होता है, उसकी जो खासियत होती है, जो विशेषता होती है, वो हमारे अंदर भर जाती है। हम बार बार कोशिश भी करते हैं, तब भी जो है कभी कभी ऐसा आपको पता चलेगा कि ये जो है मतलब विशेष जो है कम्युनिटी से, विशेष परिवार से जन्म लिया। हालांकि मैं अपने आप को जाहिर नहीं करना चाहता हूँ, फिर भी जो है जाहिर हो जाता है। ये क्यों होता है, क्योंकि मैंने परिवार में, जैसे मैं क्रिश्चियन में पैदा होता तो क्रिश्चियनिटी के बारे में ज़्यादा जानता, और मेरी बात में जब मुझसे बात करते तो वो पता चलता है कि ये व्यक्ति जो है क्रिश्चियन का पक्षधर है। उसी तरह कोई मुस्लिम में या कोई हिंदू धर्म में पैदा होगा तो उसके अंदर भले ही वो सेकुलर हो, सोच उसकी सेकुलर होती है, लेकिन क्या होती है, कहीं ना कहीं जो क्या होती है उसके दिमाग के अंदर, रिटायरिंग बैक हिज हेड, यानी उसके दिमाग के अंदर क्या हो जाती है, एक सोच जो है रहती है। एंड दैट इज़ एनफ फॉर हिम, और जो उसके लिए एनफ होता है, मतलब उसके लिए उतना जो काफ़ी होता है। बिकॉज ही कैनॉट रियली फॉरगेट देम, क्योंकि उसे वो रियल में, भले ही मैं कहूँ लाख कहूँ कि मैं फॉरगेट कर गया हूँ, लेकिन वो चीज़ जो है उसके कहीं ना कहीं पे वजूद में जो छुपी हुई रहती है, समय आने पे वो निकल जाता है। ही गोज़ टू एनी इवेंट वेदर इट कंसिडर गुड और बैड, वो कोई भी इवेंट में चले जाते हैं, मतलब कोई भी जो है सो सम्मेलन होता है उसके अंदर वो जाते हैं, भाग लेते हैं। कौन, लेखक। कंसीडर गुड और बैड, यानी जिसे अच्छा समझा जाता है समाज के अंदर या बुरा समझा जाता है उसके अंदर भी जाते हैं।
स्पीक फ्रीली, और जो खुलकर बात करते हैं, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट ट्रबल इट माइट कॉज हिम, वो ये चीज़ का चिंता नहीं करते हैं कि इसको बोलने से क्या होगा, कि समाज के अंदर समाज जो है अच्छा रिस्पांस देगा या जो है बुरा रिस्पांस देगा। जो उसके समझ में आता है वो उसको बोल देते हैं। सिंस ही इज अ सेलिब्रिटी, क्योंकि वो जो है एक क्या है, एक मतलब कि जानी पहचानी हस्ती है। सेलिब्रिटी का मतलब क्या हुआ, जानी पहचानी हस्ती। अब देखिए ऊपर की कविता की पंक्ति का सारांश यह है कि लेखक का जन्म ईसाई परिवार में हुआ है, जिसके पंथ और सोच को वो नहीं मानते हैं। अच्छे बुरे सभी कार्य में भाग लेते हैं और खुलकर बोलते हैं और खुद को प्राकृतिक की तरह मतलब कि मूल ऊर्जावान मानते हैं। समझ में आ गया? तो इस तरह से जो है आपका जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है उसका समापन हुआ। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप हमारी ये किताब रेनबो स्नैपशॉट पार्ट 2 को परचेज कर सकते हैं। एक एप्लीकेशन है कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज, जो कोचिंग के नाम से जो चैनल चल रहा है उसी नाम से आपको जो एप्लीकेशन मिल जाएगा, या इसी वीडियो के अंदर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका जो है लिंक मिल जाएगा। उसको फॉलो करके उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे 10वीं 11वीं और 12वीं तीनों क्लास की किताब जो आपको मिल जाती है। इसी तरह पूरा लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करके आपको मिलती है किताब। या फिर कोई जानकारी लेना हो तो आप इस नंबर पर 9065829862 पे कॉल कर सकते हैं और अधिक जानकारी ले सकते हैं। या अगर आप टीचर हैं और इस PDF फाइल को आप अपने कोचिंग के लिए कोचिंग के नाम से छपवाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। आप इस नंबर पे 9065829862 पर कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज।